अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके साथ कनेक्टिविटी है। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन किया था। कार्नोट इंजन के जो प्रोसेस है और कार्नोट साइकिल जो है उसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के फॉर्मूले को मुझे ड्राइव करके देना है और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला और ग्राफ बनाने के बाद, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद मुझे फिर कार्नोट साइकिल के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताने हैं। तो बुक आप लोगों के पास मौजूद होगी, बुक से हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पास पेपर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ड्राइव करने के लिए आपको पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और आप तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी इंजन की या किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं अगर आप, तो एफिशिएंसी के लिए रेशो लगाना पड़ता है आपको आउटपुट और इनपुट के बिटवीन, और परसेंटेजेस में ले रहे हैं तो इस रेशो को आपने मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100%। ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। कल की क्लास या जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर आपको आउटपुट और इनपुट बताया गया था। आउटपुट देखिए यहाँ पे मौजूद भी है, कल वाले लेक्चर का ही पार्ट, जो यूजफुल वर्क डन ड्राइव करके देता है इंजन, उसको आप आउटपुट बोल रहे होते हो। और सोर्स से जो हम हीट देते हैं इंजन को, उससे आप इनपुट बोल रहे होते हो। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप आउटपुट में यूजफुल वर्क डन और इनपुट में सप्लाइड हीट जो सोर्स से दे रहे हैं वो लिख लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। ये भी एक फॉर्मूला बनता है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए। जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो इससे पहले मैं आप लोगों को तमाम फॉर्मूले एक दफ़ा लिख कर दूंगा। अब आ जाएं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, या वर्क डन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने कार्नोट इंजन का मैकेनिज्म ये बताया था कि जो इनपुट है Q1 ये बराबर किसके होता है बेटा, आउटपुट प्लस रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक। और अगर मैं यहां से वर्क डन, यूजफुल वर्क डन सेपरेट करना चाहूं तो हीट फ्रॉम सोर्स या हीट ऑफ सोर्स Q1 को माइनस कर दूंगा मैं रिजेक्टेड हीट टू द सिंक से। तो डेल्टा W की जगह एफिशिएंसी इन परसेंट कार्नोट इंजन की ईटा सिंबल है, ये ईटा परसेंट, डेल्टा W की जगह Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जरा इसका एलसीएम ब्रेक करके लिखें, ईटा एफिशिएंसी परसेंटेज Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और मल्टीप्लाइड 100। Q1 अपॉन Q1 कैंसिलेशन हो जाएगी, Q1 कैंसिल आउट कर देंगे। तो एफिशिएंसी इन परसेंट ईटा परसेंटेज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। Q2 आपके पास हीट ऑफ सोर्स, हीट ऑफ सिंक, और Q1 आपके पास हीट ऑफ सोर्स बनता है। और याद रखें जो रेशो सोर्स और सिंक की हीट का बनेगा वही रेशो इनके टेम्परेचर का होगा। सोर्स और सिंक से जो हीट दे रहे हैं, जो रेशो हीट का होगा वही रेशो इनके टेम्परेचर्स का भी होगा, सोर्स और सिंक के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फॉर्मूला जो बन रहा है वो 1 माइनस Q2 की जगह आ जाएगा T2 और Q1 की जगह आ जाएगा T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला ड्राइव किया हमने। अब इस फॉर्मूले में बहुत अच्छी पहचान होनी चाहिए कि T2 आपके सिंक का टेम्परेचर है जो कि कम टेम्परेचर होता है, और T1 आपके सोर्स का टेम्परेचर है जो ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस
यानी इसी फॉर्मूले को हम आगे मजीद एक्सपेंड करना चाहें एफिशिएंसी इन परसेंटेज के फॉर्मूले को, तो ऊपर आएगा T1 माइनस T2, ऊपर आएगा T1 माइनस T2। तो ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा डेल्टा T अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा काम करके दिया है मैंने, आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो ऊपर ड्राइव हो गया। अब ये T1 माइनस T2 जिसको मैंने यहाँ डेल्टा T लिखा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कार्नोट इंजन का जो हम बना रहे हैं वो सोर्स के टेम्परेचर से सिंक के टेम्परेचर को माइनस करके बना रहे हैं। T1 माइनस T2 आमतौर पे स्टूडेंट के जबान पे डेल्टा T T2 माइनस T1 होता है, लेकिन यहां पे जबान की बात नहीं है कि आपकी जबान पे डेल्टा T, आपके जहन में डेल्टा T T2 माइनस T1 रचा बसा हुआ है, तो डेल्टा T हमेशा T2 माइनस T1 से ही निकलेगा। ये बात नहीं हुई। टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को सबट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो कार्नोट इंजन में T2 हाई टेम्परेचर नहीं है, कार्नोट इंजन का हाई टेम्परेचर T1 है और कार्नोट इंजन का लो टेम्परेचर T2 है। तो T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कार्नोट इंजन है। क्योंकि हम जब पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल करेंगे तो एक बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डेल्टा T गिवन है और उसमें T1 और T2 निकालना होता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालना होता है, डेल्टा T गिवन होता है। तो डेल्टा T से एफिशिएंसी और डेल्टा T की मदद से हम पहले T1 निकालते हैं, फिर हमें T2 जब निकालने की बारी आती है तो ये फॉर्मूला डेल्टा T का लगाना पड़ता है और डेल्टा T लगाने पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं? जब डेल्टा T लिखते हैं तो डेल्टा T जो उनके जहन में है उसके लिहाज से T2 माइनस T1 रख देते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात हो गई है। ये होता ही नहीं है कार्नोट इंजन में। कार्नोट इंजन का डेल्टा T ये बन रहा है T1 माइनस T2, हाई टेम्परेचर माइनस बाय लो टेम्परेचर, ये तो बन ही रहा ही नहीं है। तो कार्नोट इंजन का डेल्टा T ये है आपके सामने भाई। तो जब आप पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे डेल्टा T गिवन होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, कुछ भी गिवन हो सकता है, 100 केल्विन व्हाटएवर कुछ भी गिवन हो सकता है, और एफिशिएंसी गिवन होती है, T1 T2 निकालना होता है। पहले एफिशिएंसी और डेल्टा T से T1 निकालो, जब T2 निकालने की बारी आती है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला है कार्नोट इंजन के डेल्टा T, इसकी मदद से आएगा। बहरहाल कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ तक ड्राइव हुआ, यहाँ पे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कंप्लीट हुई। जो कल आपने काम किया था चारों प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन के बाद कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बनानी थी, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी यहाँ कंप्लीट हो रही है। बुक निकालेंगे, न्यूमेरिकल करनी है, तो आप बुक पेज नंबर 38 निकालें, उसमें बोर्ड डालने के बाद जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। ये कार्नोट साइकिल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप पहले अपने पास कॉपी कर लें। ये पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कर्व है, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कर्व है, तीसरा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का कर्व है, चौथा फिर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन का कर्व है। तो ये आपको याद भी होगा, एक्सपेंशन के कर्व डाउनवर्ड होते हैं और कॉम्प्रेशन के कर्व अपवर्ड होते हैं। तो ये पूरा साइक्लिक ऑपरेशन जो है कार्नोट का, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो अंडर द कर्व आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये ग्राफ बना लेंगे आप कार्नोट साइकिल की। उसके बाद हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 38 क्वेश्चन में 11.9, 11.10, 11.11 तीन न्यूमेरिकल्स हैं। पहले क्वेश्चन में 11.9 और 11.10 हैंडल करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11.11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.9 जिसमें आपसे कह रहे हैं हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। ये क्वेश्चन में इस तरह से लिख रहे हैं, अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल्स ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। हर एक साइकिल पे जो वन साइक्लिक प्रोसेस में 200 जूल का वर्क डन हो रहा है, एंड एफिशिएंसी ऑफ 20%, और एफिशिएंसी जो है वो 20% है। हाउ मच हीट
एब्जॉर्ब एंड हाउ मच हीट एक्सपेल्डेड। 200 जूल वर्क डन है, तो डेल्टा डब्ल्यू आपका, जिसको हम वर्क डन के लिए नोटेशन बनाते हैं, तो ये आपका डेल्टा डब्ल्यू आउटपुट या वर्क डन 200 जूल हो गया। और जो इंजन की एफिशिएंसी है वो क्वेश्चन में 20% गिवन है। और हीट एब्जॉर्ब और हीट एक्सपेल्डेड, एब्जॉर्ब हीट Q1 होती है और एक्सपेल्डेड यानी रिजेक्टेड हीट जो सिंक को रिजेक्ट करते हैं वो Q2 होती है। तो Q1 और Q2 आपने फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी और आउटपुट गिवन है, Q1 आपका इनपुट होता है, तो आप पहली फुर्सत में इनपुट यानी Q1 निकाल दें। और Q1 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एफिशिएंसी की परसेंटेजेस का जो फॉर्मूला होता है, इन परसेंट एफिशिएंसी आउटपुट डेल्टा डब्ल्यू अपॉन इनपुट Q1 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एफिशिएंसी आपको गिवन इन परसेंट 20, आपने 20 लिख लिया, मल्टीप्लाई 100 नीचे ले आए, डिवाइड में हो जाएगा। और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन आपका 200 है और इनपुट यानी Q1 आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये आपका 0.2 हो जाएगा, 200 अपॉन Q1 हो जाएगा। और Q1 निकालने के लिए 200 डिवाइडेड बाय 0.2 हो जाएगा, डिवाइड कर दें, Q1 आपका 1000 जूल्स आ जाएगा। अब आपने एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेल्डेड हीट कितनी है, यानी सिंक में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं 1000 जूल और 200 वर्क है तो 800 ज़ाया हो रहा है। तो डेल्टा फॉर Q2 यानी रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट Q2 फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, Q2 निकालने के लिए Q1 से डेल्टा डब्ल्यू को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1000 माइनस बाय 200, तो Q2 आपका कितना हो जाएगा, 800 जूल्स हो जाएगा। ये आपने Q2 कैलकुलेट कर लिया। बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर रहे होते हैं और आंसर्स बता रहे होते हैं, तो आपने Q1 भी निकाल दिया, Q2 भी निकाल दिया। और क्वेश्चन नंबर 11.10 जो बुक में आपके मौजूद है, वो डाटा बना के आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 11.10, क्वेश्चन नंबर 11.10 में हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स, हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स at temperatures 25 degree centigrade and 300 degree centigrade. Find out the efficiency. What is the maximum efficiency of engine? Efficiency find करनी है आपने। अब मोर इम्पॉर्टेंटली आपको T1 और T2 सिलेक्ट करना होता है, तो आप T1 और T2 की सिलेक्शन में पक्के रहिए बिल्कुल। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट होता है। जो हायर टेम्परेचर है 300, ये आपका T1 हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें प्लस कर लें आप 273, तो ये 573 केल्विन हो जाएगा। और T2 टेम्परेचर जो है वो लोअर टेम्परेचर होगा, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 प्लस 273 कर दें, 298 केल्विन हो जाएगा। और क्या फाइंड करनी है, एफिशिएंसी। अब आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। T1 और T2 मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें गलती नहीं करनी है। लोअर और हाई टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। T1 हायर टेम्परेचर बॉडी होगा और T2 लोअर टेम्परेचर बॉडी होगा। और फॉर्मूला एफिशिएंसी का जो आप लोगों को बताया गया है 1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, उससे आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी से, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। फिर 11.11 जो क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो बताने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पास्ट पेपर के कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को भी बताऊंगा और कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इन लेक्चर नंबर 28 और 29 दो लेक्चर्स हम पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, जो कि कार्नोट इंजन के काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं।
तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 11.11 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, वो आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11.11 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.11। इसके मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पास वर्ड में भी दिखा सकता हूँ और डिफरेंट टाइप्स के भी बनते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करके भी इसको बनाते हैं। और ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन भी है बुक के लिहाज से। जो क्वेश्चन दिया गया है ये एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन रहा है, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें दो फंक्शंस हैं या दो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ज़रा देखें क्या है। क्वेश्चन सही तरह से पढ़ते हैं। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर रिजर्वायर, कार्नो इंजन का जो लो टेम्परेचर है यानी सिंक जो है उसका टेम्परेचर गिवन किया है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो टेम्परेचर को हमने कह दिया T2 और इसमें प्लस कर देंगे 273, तो ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो जाएगा 280 केल्विन्स। अब आपसे कह रहे हैं भाई लो टेम्परेचर रिजर्वायर 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर एफिशिएंसी 40% इंजन की है। एफिशिएंसी इन परसेंट क्या है भाई? 40%। लो टेम्परेचर इतना चल रहा है, एफिशिएंसी 40%, कुछ T1 होगा इसका, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होगा। ये हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि अगर T2 है कुछ और एफिशिएंसी तो T1 कुछ होना चाहिए 40% एफिशिएंसी पे। अब कह रहे हैं हाउ मच टेम्परेचर ऑफ द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर बी इंक्रीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 50%। कह रहे हैं हायर टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को हमें कितना बढ़ाना चाहिए, एफिशिएंसी जो 40% आ रही है ये 40% के बजाय 50% आए, यानी कुछ रिपेयरिंग करनी है। यानी इंजन की एफिशिएंसी जो 40% आ रही है, जिस इंजन का सिंक या T2 280 केल्विन पर है, उस इंजन का कुछ T1 भी होगा, यानी सोर्स का भी कुछ टेम्परेचर होगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि हमें T1 को कितना बढ़ाने की ज़रूरत है। T2 में कोई चेंजेस नहीं चाहिए होंगी। जो रिजेक्शन जहाँ पे हो रही है, सिंक में जो हीट लॉस हो रही है उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि T2 बिल्कुल सही है आपका। आप T1 में क्या चेंजेस करेंगे जिससे आपकी एफिशिएंसी 40 से बढ़कर क्या हो जाए, 50% हो जाए। तो आपका वो T1 कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो इसका मतलब 40% पे आप जो सोर्स का टेम्परेचर निकालेंगे वो T1 निकालेंगे और एफिशिएंसी 50% रख करके आप जो सोर्स का टेम्परेचर निकालेंगे वो T1 डैश होगा और वो T1 से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा हमें उसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उस इंक्रीज टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ सोर्स के टेम्परेचर को कितना हमें इंक्रीज करना है, इसे बताने के लिए जिसको मैंने डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर दिया है, T1 डैश में से T1 को माइनस करके बताने की ज़रूरत होगी। यानी हमें 2 दफ़ा सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। एक दफ़ा हमें 40% एफिशिएंसी पे कैलकुलेट करना है और एक दफ़ा हमें 50% एफिशिएंसी के लिए कैलकुलेट करना है। 50% एफिशिएंसी के लिए सोर्स का टेम्परेचर आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो हमें सोर्स के टेम्परेचर को कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करके मालूम चल जाएगा कि हम सोर्स के टेम्परेचर को कितना बढ़ा दें तो हमारी एफिशिएंसी जो 40% आ रही है अब वो 40 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले हम इंजन जो 40% एफिशिएंसी दे रहा है, तो 40% एफिशिएंसी पर हम इंजन की कैलकुलेशन कर लेते हैं एट 40% एफिशिएंसी। जब इंजन आपकी 40% एफिशिएंसी दे रही है तो उस वक्त उसके सोर्स का टेम्परेचर क्या है पता लगा लेते हैं। एफिशिएंसी इन परसेंटेज इक्वल बनती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब आपका इंजन 40% एफिशिएंट है तो उस वक्त इंजन की एफिशिएंसी 40, 1 माइनस T2 सोर्स का टेम्परेचर 280 डिवाइडेड बाय T1
और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100। अभी 40 डिवाइड बाय 100 कर लें आप, यहाँ बचेगा 1 माइनस 280 अपॉन T1। 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 280 अपॉन T1। माइनस 280 अपॉन T1 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस का 280 अपॉन T1 और प्लस 0.4 इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करें, माइनस का 0.4 हो जाएगा, 1 में से 0.4 निकाल लें 0.6 हो जाएगा। 280 अपॉन T1 इक्वल्स टू 0.6 और T1 निकालने के लिए 280 डिवाइडेड बाय 0.6 कर दें तो ये आपका सोर्स का टेम्परेचर आपको मालूम चल जाएगा उस वक्त जब आपका इंजन 40% एफिशिएंट है, इंजन की एफिशिएंसी 40% है, उस वक्त सोर्स का टेम्परेचर क्या है ये पता चल जाएगा आपको। तो 280 को डिवाइड कर दिया मैंने 0.6 से, तो 466.6 केल्विन मेरे सोर्स का टेम्परेचर आ रहा है जब मेरे इंजन की एफिशिएंसी 40% है। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है अपने उसी इंजन की एफिशिएंसी 50% करने के लिए। मैं चाह रहा हूं कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाए, तो मुझे उसके लिए सोर्स में कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी जिससे सोर्स की कुछ हीट बढ़ जाएगी। सोर्स की जब कुछ हीट बढ़ जाएगी या कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सोर्स इनपुट के तौर पे ज़्यादा हीट देगा। जब इनपुट के तौर पे ज़्यादा हीट हम इंजन को देंगे तो इंजन हमें ज़्यादा वर्क डन करके देगा, जबकि लॉस उतना ही है क्योंकि T2 यानी सिंक का टेम्परेचर हम नहीं छेड़ रहे, तो लॉस उतना ही का उतना ही रहेगा। तो अब हम एट 50% एफिशिएंसी करके अपने इंजन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि इंजन की एफिशिएंसी 50% हो जाए, तो 50% एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोबारा से 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 50 रख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 100 नीचे लाके डिवाइड कर दिया। सोर्स का टेम्परेचर T1 के बजाय T1 डैश बोल देंगे जो कि 50% पे, जबकि सिंक का टेम्परेचर 280 फिक्स रहेगा। सिंक में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो सही काम कर रहा है। तो ये डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, 1 माइनस 280 अपॉन T1 डैश हो जाएगा। माइनस का 280 अपॉन T1 डैश वहाँ भेजने प्लस का हो जाएगा, प्लस 0.5 इधर आके माइनस 0.5 हो जाएगा। 1 से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 बचेगा। 0.5 मल्टीप्लाई से नीचे ले आके डिवाइड कर दें तो 280 डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाएगा, इधर T1 डैश होगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये 560 केल्विन आ जाएगा। बहुत ही वादे तौर पर नज़र आ रहा है कि जब 40% आपकी इंजन की एफिशिएंसी थी तो आपके सोर्स का टेम्परेचर 466.6 केल्विन आ रहा है। अगर आपको अपने इंजन की एफिशिएंसी 40% से बढ़ाकर 50% करनी है तो आपके सोर्स का टेम्परेचर 560 केल्विन होना चाहिए, जबकि है कितना 466। तो अगर आप 466 से टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दें 560 कर दें तो आपकी इंजन की एफिशिएंसी 40% से बढ़कर कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है उसके लिए आप डिफरेंस निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है। तो टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो हमें मालूम करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है वो हमारे पास अब आ चुका है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जिसको हमने डेल्टा T से दिखाया था। तो सोर्स के टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करने की ज़रूरत है उसके लिए T1 डैश से T1 को माइनस कर दें। T1 डैश हमारी 50% पे एफिशिएंसी की 50% कैलकुलेशन पर सोर्स का टेम्परेचर 560 केल्विन आया और T1 हमारी 40% इंजन की एफिशिएंसी की कैलकुलेशन पर 466.6 आया। तो 560 में से 466.6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा T कितना बन रहा है 93.4 केल्विन बन रहा है।
यानी 93.4 केल्विन टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें अपने इंजन का जो 40% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, अगर हम उसके सोर्स का टेम्परेचर 93.4 केल्विन बढ़ा दें 466 से, तो बढ़कर कितना हो जाएगा 560। और अगर 560 हो जाए टेम्परेचर सोर्स का, तो इंजन की एफिशिएंसी 40 नहीं बल्कि क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन से इस बात की पता लगा दी। यही क्वेश्चन में कहा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्बन इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 40%। कार्बन इंजन का लो टेम्परेचर रिजर्वायर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो केल्विन में इतना आ रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है 40%। हाउ मच टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बी इंक्रीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 50%। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को कितना बढ़ाने की जरूरत है कि टेम्परेचर 40 से बढ़कर कितना हो जाए 50 हो जाए। तो हमने एक कैलकुलेशन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की 40 पे की, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हमने कैलकुलेशन यानी सोर्स का टेम्परेचर हमने कहाँ पे निकाला 50% पे, देखा 50% वाला ज्यादा है 40% वाला कम है, इनका डिफरेंस निकाला, कितने का आ रहा है 93.4। तो हमने कह दिया कि अगर 93.4 केल्विन टेम्परेचर का सोर्स का बढ़ा दें 466.6 प्लस 93.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 560। तो 560 अगर सोर्स का टेम्परेचर हो, एफिशिएंसी कितनी आएगी 50% आएगी। ये हो गया क्वेश्चन। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपकी बुक में है कार्नोट इंजन के। तो कार्नोट इंजन में बुक में जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें से सबसे लॉजिकल क्वेश्चन या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है वो 11.11 बन रहा है। तो ये क्वेश्चन बुक के लिहाज से एग्जाम में, बुक में मौजूद होने की वजह से एग्जाम में बहुत दफा पूछा गया है। इसके अलावा कार्नोट इंजन के बहुत सारे क्वेश्चन अलग से बना के दिए गए हैं जो पास पेपर्स के अंदर मौजूद हैं, तो हमें हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे कार्नोट इंजन के। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11.11 जो बुक के अंदर मौजूद था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पास पेपर से होमवर्क दे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11.11 का, या नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आप लोग इसको पहले से सॉल्व कर लेंगे, और जब मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा बुक से असाइनमेंट से, तो आप उसकी टैली कर लीजिएगा। ये पेज नंबर 18 आपके असाइनमेंट में, पेज नंबर 18 2003 प्री इंजीनियरिंग, पेज नंबर 18 का पहले ही क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ मैं, सेम इसी पैटर्न से बनेगा, तो इस क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा कार्नोट इंजन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम में पूछते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कार्नोट इंजन के पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो पास पेपर आप लोग रेडी रखिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर में हम पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये होमवर्क है, इसको फौरन से कॉपी करने के बाद पेज नंबर 18 असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 2003 पे इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।